हेलो स्टूडेंट्स, तो वेक्टर चैप्टर के सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर 10 तक वेक्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिए थे। अभी इस लेक्चर में हम आप आगे के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में लिया है m इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A on the line joining the point B and C. Find the coordinates of M. तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे M से हमको एक M इज़ अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि A से हमको फुट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पे। ये देखिए लाइक दिस, ये हमारी डायग्राम है। A से हमको BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एट पॉइंट M। तो ये M जो हो गया वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, लेकिन किसका होगा, ये AM लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो इसी M के कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पे निकालने हैं। तो देखिए अगर इस फिगर को आप अच्छे से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको पता चल रहा है कि M BC को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो अगर इस तरह से अगर हम सोचते हैं कि जो M पॉइंट है वो BC को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम मान के चलते कि वो रेशियो K:1 है या T:1 है। ठीक है, तो हमने देखिए वही यहाँ पे किया है। हमने क्या किया है कि M को मान के चले हैं कि M BC को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, और वो भी रेशियो में कौन सा, K:1। अब K:1 में रेशियो में डिवाइड कर दिया। देखिए किसको डिवाइड कर रहे हैं हम, BC को डिवाइड कर रहे हैं। कौन कर रहा है, M डिवाइड कर रहा है। तो देखिए हम सेक्शन फार्मूले में क्या होता था, सेक्शन फार्मूला में होता था R बार इज इक्वल्स टू MB बार प्लस NA बार अपॉन M प्लस N, यानी कि जो R था वो पॉइंट था जो डिवाइड कर रहा है किसको, AB को। तो देखिए अभी यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू चेंज होगी। कैसे देखो, यहाँ पे R बार जो है वो हम M को रिप्लेस करेंगे, B बार जो है वो C को रिप्लेस करेगा, और A बार जो है वो B को रिप्लेस करेगा। इस तरह से वो यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या बोला, R बार M को रिप्लेस करेगा, B बार C को रिप्लेस करेगा, और A बार B को रिप्लेस करेगा, राइट। तो देखिए अभी किस तरह से वेरिएशन आता है। अब कौन डिवाइड कर रहा है, M। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखिए सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। M क्या है यहाँ पे हमारे पास, K। तो K और C का एक्स कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 4, यानी कि 4K प्लस N यानी कि 1 है, और B का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2। तो यानी कि यहाँ पे आया 4K प्लस 2 अपॉन M प्लस N, यानी कि क्या, K प्लस 1। तो हो गया K प्लस 1। तो ये हमारे एक्स कोऑर्डिनेट हो गया M का। उसके बाद Y कोऑर्डिनेट पे उसी तरह से निकालना है, और Z कोऑर्डिनेट पे उसी तरह से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम X Y Z के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, किसके, M के। अब M के तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, लेकिन हमको M के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली मिल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे K अननोन्स है। तो हमको किसी ना किसी कंडीशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं डायग्राम में कि AM जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो रही है किसको, BC को। और परपेंडिकुलर की कंडीशन के अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर कंडीशन में अगर डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होता है तभी तो परपेंडिकुलर होता है ना, राइट। तो यानी कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो चलिए कैसे इसको हमको आगे के देखते हैं। तो हमको इसलिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा AM की वैल्यू। हमने M के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिया है। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM क्या होगा, AM मतलब क्या होता है, M बार माइनस A बार। ठीक है, तो देखिए अगर M बार माइनस A बार हमारा होता है तो M बार क्या है, M यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, और A बार क्या है, A यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 3 2। तो देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स माइनस क्या आएगा, 4, राइट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स माइनस 4, उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट्स माइनस 3, सेकंड कोऑर्डिनेट्स माइनस 3 सॉरी, उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट्स माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, राइट। तो इस तरह से हमको कुछ कॉल करना है, और हम मान के चलते हैं कि ये P बार है, क्या है, P बार। तो हमने यहाँ पे P बार के बारे में सोच लिया है इसको, ठीक है। तो ये हमारे AM बार की कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसके बाद दूसरा कौन सा है यहाँ पे निकालना, BC बार के निकालना है। किसको निकालना है बच्चों, BC बार को, क्योंकि यहाँ पे BC बार परपेंडिकुलर है किसको, AM बार को। तो चलो BC बार के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो कैसे निकालें कि देखिए BC बार क्या है, B के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, C के भी निकालना गिवन है। तो BC यानी कि C बार माइनस B बार होगा, यानी कि पहला हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो 4 माइनस 2। क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2। फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा 4 माइनस 2। तो हमने यहाँ पे 4 माइनस 2 को लेना है, देख लीजिए लिया। उसके बाद हमको सेकंड क्या लेना पड़ेगा, 5 माइनस 4। देखिए 5 माइनस 4, और थर्ड है 3 माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC बार भी आ गए, BC बार भी आ गए हैं, और ये हमारा था P बार।
ये दोनों के दोनों यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। अभी क्या करेंगे, अभी ये जो पी बार है और जो हमने अभी सेकंड निकाले हैं बी सी बार के कोऑर्डिनेट्स, जो कि 4 - 2 2 था, 5 - 4 1 और 3 - 1 यानी कि 2 जो हमने अभी निकाला है। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी है तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। चलिए डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, किसके किसके। ये देखिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स 2 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट्स ये है और इसका 1 है, और इसका k - 1 k + 1 और इसका 2 है। तो बस इसी तरह से हमको इन दोनों तीनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे ले लेना है इस तरह से। अब डिनोमिनेटर तो तीनों के सेम ही है, तो ये k + 1 को उस साइड में अगर भेज देते हैं 0 के साइड में तो वो तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास टर्म में क्या बचेगा, हमें बचेगा, देख लीजिए, 2 × -2 यानी कि -4। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k + 1 और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k - 2, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4k - 5 = 0 आ रहा है, और उसके बाद यहाँ से हमको k की वैल्यू मिल जाती है 5/4। अब देखिए k की वैल्यू 5/4 है। क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो बस हमको m के कोऑर्डिनेट्स तो ये थे, बस इसके जगह पे k पुट कर दो। तो k अगर हम उसके पुट कर देते हैं, k की वैल्यू अगर 5/4 हम पुट कर देते हैं तो हमको मिलेंगे ये पॉइंट्स। क्या मिलेंगे, 28/9, 41/9, 19/9। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बस इसको अच्छे से करके रखना है क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 12 पे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 में, हाँ, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बोला जा सकता है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड के क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए बी सी। तो यहाँ पे 3 वेक्टर देकर है और हमको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड यानी कि क्या होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालने के लिए हमको सिर्फ सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना होता है, जिसका मतलब होता है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, राइट। तो इस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार को हम निकालते हैं, किस चीज़ से निकालते हैं, हाँ, हम निकालते हैं इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म से। अब डिटर्मिनेंट में क्या करना है, डिटर्मिनेंट में आपको जो तीनों के तीनों वेक्टर है उसके एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को अच्छे से लिख लेना है। अब देख लीजिए, ये ए बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3, कोएफिशिएंट देखिए आई जे के 1 2 3, तो ये हमारा होगा फर्स्ट कॉलम। बी बार क्या है, -1 1 और 2, तो ये हमारा सेकेंड कॉलम हो गया। और सी बार क्या है, 2 1 4, यानी कि हमारा थर्ड कॉलम हो गया। इस तरह से इन तीनों को डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख देना है 3/3। अब जैसे हमने 3/3 के फॉर्मेट में लिख दिया तो अभी यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देख लीजिए सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 लेना है, उसके बाद उसका माइनर लेना है। माइनर मतलब आई होप कि आपको ये पता होगा ऑलरेडी। तो हमको इसका माइनर लेना है। माइनर मतलब क्या, अगर इसको काट देते तो क्या बचा, 1 2 1 4, ये आ गया 1 2 1 4। उसके बाद 2 से लेते हैं तो क्या आएगा, 2 से शुरुआत करेंगे तो 2 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, -1 2 2 4, राइट। और उसी तरह से 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। बाद में इस सभी को सॉल्व कर लेना है। ये आपको इजीली आ जाता है, मुझे पता है। आपको ये ऑलरेडी सीख लिया है आपने, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 9 आंसर, और ये जो 9 आंसर आपका आता है वही होगा आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगर ये पूछते हैं तो डेफिनेटली आपको इसी मेथड से जाना है और ऐसा ही करके दिखाना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि एग्जाम्पल नंबर ये एग्जाम्पल नंबर 13 है। हमने अभी 12 पढ़ा है तो 13 का एग्जाम्पल हमने पढ़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। सो इफ़ द वेक्टर 2i प्लस QJ -QJ प्लस 3k, दूसरा है 4i -5j प्लस 6k कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। तो ये दोनों वेक्टर यहाँ पे कोलिनियर है ऐसा बोला गया है, तो हमको निकालना है Q की वैल्यू। चलो ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि हमको पता है जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ए बार और बी बार अगर दोनों अगर स्केलर मल्टीपल होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो दोनों क्या है, पैरेलल है, राइट।
तो अगर हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि वो ए बार और बी बार कोलिनियर है, इसका मतलब कि एक स्केलर एग्जिस्ट होगा जिसको हम लिख सकते हैं बी बार इज इक्वल्स टू टी ए बार, राइट। तो अभी इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, बी बार की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा और ए बार की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बस इस दोनों को हमने पुट कर दिया है, ए बी बार और ए बार की वैल्यू। अब बी बार ए बार की वैल्यू पुट करने के बाद हमको निकालना है टी की वैल्यू, तभी जाके हमको ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस टी को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और थर्ड टर्म से। तो ये हो गया 2ti माइनस क्यू टी जे और हो गया 3tk। तो इसको सॉल्व करने के बाद बाय द इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, देखिए यहाँ पे आ जा रहा है 2t इज इक्वल टू 4 और माइनस क्यू टी है इज इक्वल्स टू माइनस 5 है, तो क्यू टी इज इक्वल्स टू 5 और 3t इज इक्वल्स टू 6। तो देख लीजिए ये हमारे पास आ गया है। अब हमको क्या निकालना था, टी की वैल्यू या क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, दोनों वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए हम फर्स्ट एग्जांपल्स फर्स्ट से देखते हैं, तो हमको 4 इज इक्वल्स टू 2t है, यानी कि t इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और इस इक्वेशन से भी देखते हैं तो हमको t इज इक्वल्स टू 2 ही आ रहा है, तो यानी कि t की वैल्यू तो यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। तो अभी हमको निकालना है q की वैल्यू, हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं t की वैल्यू, तो ये -5 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू 2 बन जाएगा। और इस -2 को अगर हम उस साइड में भेजते हैं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है कि q की वैल्यू क्या आएगी, 5/2। तो बस इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझे। तो चलिए ये एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट था, ये तो 2 मार्क के पूछा जाएगा हमारे एग्ज़ाम में, कोई ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल माना जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि ये एग्जाम्पल नंबर 14 है, यस 14 नंबर का एग्जाम्पल। सो इस एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। तो इस एग्जाम्पल में आपके पास है, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर। अब यहाँ पे 3 पॉइंट देकर है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था कि 3 पॉइंट अगर जब भी आते हैं आपके पास, तो इस 3 पॉइंट को 2 पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। तो हमने यहाँ पे ए बार बी बार सी बार ये पोजीशन वेक्टर ले लिया है पी क्यू आर पॉइंट का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए बार और बी बार और सी बार के फॉर्मेट में हम इस तरह से लिख देंगे जैसे कि यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, 4i + 5j + 2k, 3i + 2j + 4k, 5i + 8j + 0k, राइट। तो ये हो गया हमारा सभी के सभी पोजीशन वेक्टर्स। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, पी क्यू है। तो यहाँ पे ए बी बार नहीं, यहाँ पे चाहिए था पी क्यू बार। तो अगर पी क्यू बार निकालना है तो पी क्यू बार यानी क्या होगा, बी बार माइनस ए बार, क्योंकि हमारे पास बी बार क्यू का है और ए बार पी का पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे पी क्यू बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी बार माइनस ए बार। तो बी बार माइनस ए बार यानी कि क्या, बी बार हमारा क्या है, ये वाली टर्म बी बार है और ए बार हमारा ये वाली टर्म है। चलो माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो क्या आएगा देख लो, माइनस करेंगे तो देखिए 3 - 4, हाँ ये तो देखिए इस तरह से हमने इसको पुट किया है, राइट। अब इस तरह से पुट करना है 3i, ये हमारी क्या बी बार की वैल्यू और ये हमारी होगी ए बार की वैल्यू। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई वाली टर्म आई के साथ सब्ट्रैक्ट होगी, 3 - 4 यानी कि -1, 4 - 2 यानी कि -3, 4 - 2 यानी कि 2, तो हो गया। तो इस तरह से हमको ये रिज़ल्ट मिल जाता है किसका, ये हमारा पी क्यू बार का रिज़ल्ट है, ठीक है। अभी हमको दूसरा वेक्टर कौन सा लेना है, पी आर बार लेना है, ध्यान में रखिएगा। तो हमने यहाँ पे बी सी बार की जगह पे बी सी बार, अच्छा नहीं बी सी बार लिया है, तो बी सी बार यानी मतलब होता है क्यू आर बार। चलो क्यू आर बार भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से हम लेते हैं ये क्यू आर बार, ओके। तो क्यू आर बार यानी क्या होगा, देखिए क्यू आर बार मतलब होगा सी बार माइनस आर बार, क्योंकि हमने आर बार को यहाँ पे सी पकड़ा है और क्यू को बी पकड़ा है, राइट। तो बाद में हमने इसमें वैल्यू पुटअप कर देना है। देख लीजिए हमारे पास ये सी बार है, ये हमारे पास बी बार है, दोनों के दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है इस तरह से। अब पुट करने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है 2i + 6j - 4k। इससे हमको 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ब्रैकेट में बच रहा है i + 3j - 2k। और देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, देखिए इसमें भी तो वही आया था ना, और ये किसकी वैल्यू थी, ये थी पी क्यू बार की वैल्यू, यानी कि पी क्यू बार इज इक्वल्स टू पी आर बार हो रहा है। तो अगर पी क्यू बार इज इक्वल्स टू पी आर बार है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, और अगर स्केलर मल्टीपल है इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा वेक्टर है वो पैरेलल है, करेक्ट है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे बी सी बार ए बी बार जो है, हम या तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये ए बी सी अगर ले सकते हैं
तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, भूलना नहीं है इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15, यस ये क्वेश्चन नंबर 15 ही है। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, इफ़ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द ए बार प्लस लैम्बडा बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार माइनस लैम्बडा बी बार। चलिए, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार तो गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार भी गिवन है, और हमको ये भी कहा गया है कि जो ये क्वांटिटी है ए बार प्लस लैम्बडा बी बार और ए बार माइनस लैम्बडा बी बार, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है मतलब क्या होता है कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। तो अगर ऐसा है तो देख लीजिए, हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 दिखा दिया। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं ए बार को ए बार से, तो ए बार डॉट ए बार, ये हमारी पहली टर्म आएगी। सेकेंड टर्म क्या होगी, लैम्बडा बी बार डॉट ए बार। तीसरी टर्म आएगी माइनस ए बार डॉट लैम्बडा बी बार, और चौथी टर्म आएगी माइनस लैम्बडा बी बार डॉट लैम्बडा बी बार। तो इससे हमको पता चल रहा है, देख लीजिए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ए बार डॉट ए बार मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर। उसके बाद ये हमारे पास सेकेंड टर्म है लैम्बडा बी बार डॉट ए बार, और तीसरे टर्म में भी ए बार डॉट बी बार लैम्बडा, और चौथे टर्म में लैम्बडा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो टर्म आपको जो यहाँ पे बिटवीन द 2 वेक्टर्स दिखाई दे रहा है मैग्नीट्यूड वाले, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होंगे, क्योंकि हमारे रूल के अनुसार ए बार डॉट बी बार यानी इज इक्वल टू हम बी बार डॉट ए बार भी लिख सकते हैं। तो अगर लिख सकते हैं तो यानी कि ये क्वांटिटी तो डेफिनेटली कैंसिल होगी, क्योंकि वो सेम क्वांटिटी है और प्लस और माइनस में है। तो ये कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास बचता है एक यही टर्म, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा ए बार जो है वो यहाँ पे 3 गिवन है, तो हमने लिखा 3 स्क्वायर। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार यानी कि 4 है, तो 4 स्क्वायर प्लस इंटू लैम्बडा आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर चाहिए था, लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्बडा स्क्वायर आने के बाद देखिए 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 4 स्क्वायर यानी 16, और यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 9/16। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 9/16 मतलब कितना होगा 3/4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 16 पे। चलिए, ये भी एक एकदम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि इफ़ ए बी सी इज़ द ट्रायंगल हुज ऑर्थो सेंटर इज P एंड सर्कम सेंटर इज Q, प्रूव दैट पी ए बार प्लस पी बी बार प्लस पी सी बार इज इक्वल्स टू 2PQ। अभी देख लीजिए, जो आपको प्रूफ करना है उसमें सभी ये चीज़ें हैं वो P के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, P हमेशा कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि जो ट्रायंगल वर्टाइसिस है, जो P पॉइंट है वो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर है ना। तो हमने यहाँ पे मान के चला हर एक जो भी पॉइंट हमने लिया है ट्रायंगल का, ट्रायंगल में कौन से पॉइंट आएंगे। देखिए यहाँ पे Q तो हमारे पास सर्कम सेंटर से रिप्रेजेंट किया गया है, और G आपको पता है कि G हमेशा सेंट्रॉइड होता है। तो एक बात आपको ध्यान में रख लेनी है कि जो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल होता है वो हमेशा ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए, ये वाला जो सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स द सेगमेंट QP यानी कि क्या, डिवाइड द सेगमेंट ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इंटरनली इन द रेशियो 1:2, ठीक है। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से हमारे पास रेशियो अगर ऑलरेडी पता है तो हमने क्या किया है, हर एक ट्रायंगल के जो पॉइंट है कौन से पॉइंट है ABC, उसके बाद Q और उसके बाद G, तो इस सारे के सारे पॉइंट को विथ रिस्पेक्ट टू P बार हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया, जैसे कि A बार B बार C बार G बार Q बार विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिया हमने P, विथ रिस्पेक्ट टू P लिया है। इसका मतलब जो P बार है वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो गए और उसका जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान में रख लेना है। तो चलिए अभी आपको ये पता है कि रेशियो कितने का है, 1:2 का है, ठीक है। और 1:2 का है कि कौन डिवाइड कर रहा है, G डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, QP को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, G बार इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहा है, G बार इज इक्वल्स टू 1P बार प्लस 2Q बार
बराबर है 1p बार प्लस 2q बार अपन 1 प्लस 2, जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या था, r बार इज इक्वल्स टू mb बार प्लस na बार डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये हमारा जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला के यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू लिख दिया है। तो लेकिन हमारे क्वेश्चन में हम सारे के सारे पोजीशन वेक्टर जो ले रहे हैं वो किस फॉर्मेट में ले रहे हैं, पी के फॉर्मेट में ना। इसका मतलब जो पी वाला कोऑर्डिनेट्स होगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा यार, हो गया ना। अगर वो ज़ीरो हो गया तो देख लीजिए जो डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 3, तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3g बार। तो यहाँ पे 3g बार इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 2q बार बनेगा, राइट। तो अगर 3g बार इक्वल्स टू 2q बार बनना है तो आपको पता होगा जो g है वो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल है। अगर वो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल है तो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, a बार प्लस b बार प्लस c बार डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से 3 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास बचा a बार प्लस b बार प्लस c बार इज इक्वल्स टू 2q बार, करेक्ट है। तो अगर इस तरह से ये बचा है तो देखिए हमने विथ रिस्पेक्ट टू तो हमेशा p यहाँ पे p लिया है, तो हम इस a बार को लिख सकते हैं pa बार, b बार को लिख सकते हैं pb बार, और जो हमारे पास c बार है उसको लिख सकते हैं pc बार, और q को लिख सकते हैं pq बार। बस ये यहाँ तक कर लेना है, यहाँ तक हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, इतना ही क्वेश्चन करना है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो करके ही रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, एग्जांपल नंबर 17। अभी जैसे हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू p लिया था, अभी आपको विथ रिस्पेक्ट टू q लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमको जो प्रूफ करना है वो qp बार इज इक्वल्स टू 3qg बार है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस सेम जो भी डाटा यहाँ से आपने लिखा था यही डाटा आपको यहाँ पे भी लिख देना है, लेकिन बस यहाँ पे p को रिप्लेस करके q करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे किया है, देख लीजिए p बार एंड g बार विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p एंड g विद रिस्पेक्ट टू सर्कमसेंटर q, ठीक है। तो यहाँ पे q r बार इज इक्वल्स टू p बार आएगा और q g बार इज इक्वल्स टू g बार आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, इस क्वेश्चन में ही देखा था कि जो हमारा सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो बस यहाँ पे भी वही चीज़ है, हमने लिखी है कि जो जी पॉइंट है वो QP को इंटरनली 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो सॉरी, इसका आधा ही सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ये इस तरह से 1:2 में अगर डिवाइड होता है तो देख लीजिए हमने क्या किया था, हमने क्या लिखा था, ये वाला रेशियो लिखा था ना। तो इस रेशियो को हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी इस रेशियो में देखिए इस क्वेश्चन में, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम g बार इज इक्वल्स टू 1p बार प्लस 2q बार, 1p बार प्लस 2q बार डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, राइट। अभी यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं, q ले रहे हैं। तो ये जो q वाली टर्म होगी वो तो 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, देखिए यहाँ पे नीचे क्या है 3, यानी कि 3g बार बचेगा। तो यहाँ पे बनेगा 3g बार इज इक्वल टू 1p बार, मतलब सिर्फ p बार, और इनको अगर लिखते हैं g बार यानी क्या है हमारे पास qg बार, और p बार यानी क्या है हमारे पास qr बार। तो बस इसको क्या लिखना है, इसको रिप्लेस कर दो इस टर्म से qr बार से, तो हमको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, qp बार इज इक्वल्स टू 3g बार, ठीक है। देखिए ये p जो है उसको लिखते हैं हम qp बार, क्योंकि ये पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू q है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे हमको qr बार नहीं, यहाँ पे हमको चाहिए था qp बार, प्रिंटिंग मिस्टेक है गाइस, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। हाँ, ये qg बार ठीक है। तो ये इस तरह से अगर हम करते हैं, बस ये रेशियो आपको लेना है और यहाँ पे q बार को 0 कर देना है, तो बस आपको सॉल्व करने के बाद ये टर्म आ जाएंगे अपने आप, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए प्रिपेयर, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड लैम्बडा इफ द वेक्टर a बार इज इक्वल्स टू b बार इज इक्वल्स टू और c बार इज इक्वल्स टू 3 वेक्टर देकर है और तीनों के तीनों क्या है, कोप्लेनर है। तो बच्चों ध्यान में रखिएगा, कोप्लेनर की कंडीशन है कि अगर कोप्लेनर होते 3 वेक्टर, यानी कि उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में ए बार बी बार और सी बार गिवन है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि होता है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, और इसको लिखते हैं इस तरह के ब्रैकेट में, और उसको सॉल्व करते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट से। तो चलिए डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास ए के कोएफिशिएंट क्या है, देखिए 1 3 1, ये 1 3 1 आ गया। बी के क्या है 2 -1 -1, ये देखिए 2 -1 -1, और यहाँ पे 0 लैम्बडा 3 आ गए। बस अभी क्या करना है हमको, हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। डिटर्मिनेंट तो आप अच्छे से सॉल्व करते हो मुझे पता है, और करना ही चाहिए। तो अगर ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करते हो तो और लैम्बडा की वैल्यू निकालते हो, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आपके पास आ जाती है 7। बस यही वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, ओरिजिन अगर सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल का, मतलब जी को रिप्लेस कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है। हुज वर्टाइसिस आर ए बी सी, ट्रायंगल के वर्टाइसिस गिवन है आपके पास, ट्रायंगल के वर्टाइसिस गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले ए बी सी के पोजीशन वेक्टर ले लिए, ए बार बी बार सी बार, और उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में लिख दिया है। तो देख दीजिए हमने इसमें लिख देने के बाद ए बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2p - 3, मतलब 2i + pj - 3k। बी बार इज इक्वल्स टू आ जाएगा qi - 2j + 5k। सी बार इज इक्वल्स टू आ जाएगा -5 + j + rk। हो गया, ए बार बी बार सी बार को लिख दिया है हमने। अब लिखने के बाद हमको लगाना है सेंट्रॉइड फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रॉइड ओरिजिन कहा गया है। तो सेंट्रॉइड फार्मूला के अनुसार जी बार इज इक्वल्स टू होता है ए बार + बी बार + सी बार डिवाइडेड बाय 3। लेकिन यहाँ पे जी बार तो ओरिजिन है, तो जी के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा ओरिजिन बार, ठीक है। तो ये 3 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 वेक्टर से, और 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई होने वाली टर्म वो तो 0 हो ही जाती है। तो अगर होती है तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा ए बार + बी बार + सी बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आपको इसमें पुट करनी है, ए बार + बी बार + सी बार, ये हमने पुट कर दिया ए बार बी बार सी बार की वैल्यू, और तीनों को आई वाले टर्म के साथ, आई वाली टर्म सेपरेट करो, जे वाली टर्म सेपरेट करो, और के वाली टर्म सेपरेट करो। तो ये इस तरह से हमारे पास 3 टर्म्स आ जाती है। और राइट हैंड साइड में आपके पास 0 वेक्टर है, 0i + 0j + 0k, तो उसको लिख ही सकते हैं। लिखने के बाद आप अगर कंपैरिजन करते हो तो देखिए आपके पास पहला इक्वेशन ये आता है 2 + q - 5, देखिए 2 + q - 5 इज इक्वल टू 0, जिससे कि q की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। दूसरे इक्वेशन को 0 के साथ अगर इवैल्यूएट करते हो तो p की वैल्यू आ जाती है 1, और तीसरे इक्वेशन को अगर 0 के साथ इवैल्यूएट करते हो तो r की वैल्यू आ जाती है -2। तो बस इसी तरह से आपको p q r की वैल्यू निकाल लेनी है और इसको सॉल्व करना है, समझे बच्चों। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 20 पे। इफ़ ए बार एंड बी बार आर द 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर ईच अदर, प्रूव दैट ए बार + बी बार होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बार - बी बार होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए क्या बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में कि 2 वेक्टर ए बार बी बार वो परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है यानी कि उसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा, राइट। ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो गिवन है उसके बाद हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS हम यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करते हैं। LHS में आपके पास क्या है, ए बार + बी बार का स्क्वायर, ठीक है। ए बार + बी बार का स्क्वायर है मतलब क्या, देखिए a² + 2ab + b² आएगा। तो a² यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर होगा, और 2ab मतलब 2a बार डॉट बी बार होगा, और b बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये हमारे वेक्टर के फॉर्मेट में आ गया है। लेकिन ए बार डॉट बी बार तो 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए बार - बी बार का होल स्क्वायर। उसको भी उसी तरह से फॉर्मूला a² - 2ab + b² आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो ए बार बी बार है, ये जो ए बार बी बार है ये तो 0 ही होगा। क्यों 0 होगा,
क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन है कि वो 0 है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यही बचेगा। अब इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो, दोनों के दोनों तो सेम ही दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि RHS इज इक्वल टू LHS होगा। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट। तो बस इतना ही करना है बच्चों इस क्वेश्चन को। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस यहाँ तक हमको ये क्वेश्चंस देखने थे। आप इतने क्वेश्चन कर लो बच्चों, जो भी वेक्टर के मैंने यहाँ से 2-3 लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, बस इतने क्वेश्चन कर लो, बस आपका HSC 2022 एग्ज़ाम्स क्लियर हो गया है, समझ लो, ठीक है। वेक्टर पे आपको इसमें से इसी क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, इसके बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।